नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम आरएएस की जो अभी लेटेस्ट भर्ती निकली है, आरपीएससी की आरएएस वाली जो भर्तियां निकली हैं, उनके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है। तो जो 2023 में जो भर्ती निकली है, उसके यदि हम परीक्षा योजना के बारे में बात करें, तो परीक्षा योजना में जो प्रश्न पत्र होगा, एक प्रश्न पत्र होगा। यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि आपको जो आरएएस का प्री पेपर देना है, उस प्री पेपर में कितने पेपर होंगे? एक पेपर होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और अधिकतम अंक जो होंगे वो होंगे 200। आगे हम बात करें तो परीक्षा का उद्देश्य केवल स्क्रीनिंग परीक्षण करना है, मतलब कि मेंस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को छांटना है और इसका जो लेवल होगा वो होगा ग्रेजुएशन लेवल होगा, स्नातक डिग्री स्तर का होगा। तो इसमें जो प्री वाले जो अंक होते हैं वो मेंस परीक्षा या अंतिम परीक्षा के लिए चयनित नहीं होते। प्री परीक्षा केवल इतनी ही होती है जिसको पास करके आप मेंस परीक्षा को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो प्रश्न पत्र होगा उसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों के प्रश्न आएंगे और अधिकतम 200 अंकों का है। परीक्षा 3 घंटे की होगी और जो प्रश्नों की अगर हम बात करें तो प्रश्न 150 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। और नेगेटिव मार्किंग, इस पर नोट करें, नेगेटिव मार्किंग। देखिए, नेगेटिव मार्किंग होने का मतलब ये है कि आपको केवल वही प्रश्न अच्छे से करने हैं जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। उसके अलावा आप प्रश्नों को ना करें कि जो प्रश्न आते ही नहीं है फिर भी आप उन सवालों को कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग से कई सारे स्टूडेंटों के पिछली बार प्री रह गए थे, तो कहीं आपका भी ना रह जाए, तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग से बचें। और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो परीक्षा योजना है कि परीक्षा में कितने पेपर आएंगे, क्या अंक हैं और कौन कौन सी विषय शामिल हैं और कितने अंकों का ये पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है और कितने नेगेटिव मार्किंग है, इन सभी बारे में पहले से ही क्लियर कर दिया गया है आरपीएससी के द्वारा। अब हम बात करें आरपीएससी ने सिलेबस में क्या निर्धारित किया है। देखिए, आरएएस का पेपर है तो जाहिर सी बात है कि हमें सबसे ज़्यादा राजस्थान वाले पोर्शन पर ध्यान देके चलना है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वह है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। इसमें हमें राजस्थान के पुरातात्विक स्थल, पुरापाषाण से ताम्रपाषाण और कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में हमें पढ़ना है। और ऐतिहासिक राजस्थान में प्रारंभिक ईस्वी का काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म एवं संस्कृति के बारे में हमें पढ़ना है कि प्राचीन जो पुराने समय में राजस्थान की संस्कृति कैसी रही थी। प्रमुख राजवंशों के बारे में हमें पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हमें गोहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया, कछवाहा, मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्थाएं कैसी थी, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। आधुनिक राजस्थान का उदय कैसे हुआ? 19वीं और 20वीं शताब्दी के बाद राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक कौन कौन से थे, यानी कि सामाजिक जागृति राजस्थान में किस तरीके से फैली, जिसमें समाचार पत्र हैं, राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका क्या रही, 20वीं शताब्दी में जनजाति और किसान आंदोलनों का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जनजाति और किसान आंदोलन से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा ही जाता है। 20वीं शताब्दी के दौरान देशी रियासतों में प्रजामंडल की भूमिका, तो प्रजामंडल से भी प्रश्न आता है और राजस्थान का एकीकरण, यहाँ से भी 100% प्रश्न आता है। तो इन सभी पॉइंटों को आप बड़े अच्छे से तैयार करेंगे और अच्छे से ध्यान रखेंगे कि हमें इन पॉइंटों पर ज़्यादा फोकस करते हुए पढ़ना है, जिससे कि हमारा प्रश्न गलत ना हो। आगे हम बात करें तो हमें आगे क्या पढ़ना है? आगे हमें पढ़ने हैं मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय रचनाएं, चित्रकला की विभिन्न शैलियां एवं हस्तशिल्प। देखिए, चित्रकला से भी प्रश्न आरएएस प्री परीक्षा में पूछा जाता है, तो राजस्थान की चित्रकला को भी आप अच्छे ढंग से अध्ययन करें, जिससे कि आपका प्रश्न गलत ना हो। शास्त्रीय कला के अंतर प्रदर्शन कला के अंतर्गत शास्त्रीय संगीत, नृत्य, लोक संगीत और वाद्य, लोक नृत्य और लोक नाट्य। देखिए, वाद्य यंत्र और लोक नृत्य और लोक संगीत से क्वेश्चन पूछा ही जाता है परीक्षा में, इस पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और मतलब लगभग क्वेश्चन आते ही आते हैं यहाँ से, तो आपको यहाँ से पढ़ना भी मतलब आवश्यक बन जाता है। भाषा एवं साहित्य में हमें राजस्थान की बोलियाँ, राजस्थानी भाषा का साहित्य क्या है, लोक साहित्य क्या है, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। आगे हम बात करें धार्मिक जीवन के बारे में, धार्मिक समुदाय, राजस्थान में संत एवं संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियाँ, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है।
तो देखिए यहाँ से संत एवं संप्रदाय और लोक देवता लोक देवियों से भी क्वेश्चन आरएएस परीक्षा में पूछा जाता है, निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो आप यहाँ से भी प्रश्नों को क्या करें, तैयार करें। साथियों, सिलेबस को बताने का उद्देश्य इतना है कि आपको ये एनालिसिस हो सके कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं और कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, हमें किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। तो जो हम आपको बताते जा रहे हैं कि यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो उन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से याद करें और रिवीजन करें। राजस्थान में सामाजिक जीवन, मेले एवं त्यौहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा और आभूषण। देखिए आभूषण से प्रश्न निश्चित रूप से ही राजस्थान की आरएएस परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ से भी आप जरूर अच्छे ढंग से उन आभूषणों को याद कर लें। और आभूषणों में भी स्त्रियों के आभूषण पूछे जाते हैं, तो स्त्री आभूषण पर बिल्कुल गौर करते हुए और उनको अच्छे ढंग से पढ़ना है हमें, जिससे कि हमारे प्रश्न गलत ना हो। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, यानी राजस्थान के जो ऐसे व्यक्ति जिनका राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है और राजस्थान की शौर्य परंपरा में उनका क्या स्थान रहा है, उन सभी व्यक्तियों के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो इस तरीके से ये हमारा राजस्थान जीके वाला पार्ट है, जिसके अंतर्गत हमें इन टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। अगर हम इंडिया जीके के बारे में बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में हमें कौन कौन से भाग पढ़ने हैं। देखिए इंडियन हिस्ट्री में हमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न बनता है। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व श्रमण परंपरा और नए धार्मिक विचार, आजीवक, बौद्ध और जैन धर्म के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए आजीवक संप्रदाय है, बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से ही प्रश्न बनता है पेपर में, तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाते हैं। प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण उपलब्धियां, जैसे मौर्यों के बारे में पढ़ना है हमें, कुषाण के बारे में पढ़ना है, सातवाहन के बारे में पढ़ना है, गुप्त के बारे में पढ़ना है, चालुक्य के बारे में पढ़ना है, पल्लव के बारे में पढ़ना है और चोल के बारे में पढ़ना है। देखिए मौर्य वंश है, कुषाण वंश है, सातवाहन वंश है, गुप्त वंश है, चालुक्य वंश है, पल्लव एवं चोल वंश है, इनका राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका अपना एक विशिष्ट इतिहास रहा है। तो इनका सबसे जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो काल है वह है मौर्य काल और गुप्त काल। इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। सातवाहन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह भी सातवाहन भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से, यानी कि पुराने इतिहास में यदि हम प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ें, तो ये प्रमुख राजवंश हैं जिनके बारे में हमें मुख्य रूप से पढ़ना है और आरएएस परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना रहती है। फिर हमें प्राचीन भारत की कला एवं वास्तु के बारे में पढ़ना है। भाषा साहित्य में संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा साहित्य के बारे में पढ़ना है। सल्तनत काल के बारे में पढ़ना है, जिसमें प्रमुख सल्तनत शासकों की क्या उपलब्धियां रहीं और विजयनगर साम्राज्य उस समय जो प्रसिद्ध था उसके बारे में हमें भी पढ़ना है। तो हमें इंडिया का जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें ये सल्तनत काल जो है वो मिडाइवल हिस्ट्री में आता है, मध्यकालीन भारत में आता है। तो मध्यकालीन, देखिए पहला जो पार्ट है जहाँ तक हमने चोल और चालुक्य तक की बात की थी, तो वो प्राचीन भारत का हिस्सा था, और ये यहाँ से सल्तनत काल जो है वो मध्यकालीन भारत इतिहास में आता है। तो इसकी भी हमें मध्यकालीन यानी मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में भी हमें पढ़ना है। मुगल काल के बारे में धार्मिक राजनीतिक चुनौतियाँ, सुलह, अफगान, राजपूत, दक्कनी राज्य और मराठाओं के बारे में पढ़ना है। मराठा से प्रश्न, शिवाजी से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मध्यकाल में कला एवं वास्तु, चित्रकला और संगीत कला के विकास के बारे में पढ़ना है। भक्ति एवं सूफी आंदोलनों के बारे में भी हमें पढ़ना है कि इनका धार्मिक एवं साहित्यिक योगदान क्या रहा, इन्होंने कैसे जनता को जागृत किया और किस तरीके से जनता को मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और उस समय की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और पूरी जनता को, ये लोगों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के द्वारा। इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए हम प्राचीन भारत इतिहास और मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत इतिहास के बाद हमें आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ना है। देखिए आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी सर्विसेज में पूछे जाते हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की हमें ज़रूरत रहती है। जैसे आधुनिक भारत का विकास कैसे हुआ और राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। मूलतः अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ। बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार, विभिन्न नेताओं एवं संस्थाओं के बारे में हमें पढ़ना है। स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं होती। विभिन्न अवस्थाएं, धाराएं महत्वपूर्ण योगदान करता, यानी हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में और अलग अलग हिस्सों का क्या योगदान है।
स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण, राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कैसे हुआ, नेहरू युग में संस्था का निर्माण कैसे हुआ, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास भारत में कैसे हुआ कि आज हम इस स्थिति में भारत में इस दशा में पहुँचे, तो इन सभी का योगदान किस तरीके से रहा, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो इस तरीके से हमें इतिहास विषय के पॉइंटों के बारे में हमें पढ़ना है कि भाई किस तरीके से हमें मतलब पूरा भारत जो है वो ऐतिहासिक रूप से पुरातन संस्कृति से लेकर और आधुनिक संस्कृति तक विकसित हुआ है, जिसके अंतर्गत हमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास हमने देखा कि भाई यहाँ तक हम कैसे आए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। आगे हम बात करें ज्योग्राफी के अंतर्गत विश्व एवं भारत का भूगोल हमें पढ़ना है, जिसमें प्रमुख स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल के बारे में हमें पढ़ना है। प्रमुख नदियाँ और झीलें कौन कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ना है। कृषि के प्रकार के बारे में पढ़ना है। देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन जो है मैदान, पर्वत, पठार, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन सभी टॉपिक्स पर ध्यान दें आप। प्रमुख नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से ध्यान दें। कृषि के प्रकार और प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक प्रदेश के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टॉपिक पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। पर्यावरणीय मुद्दे, मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन अपक्षय के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इन पर आप जरूर ध्यान दें। जहाँ पर सारे ही टॉपिक महत्वपूर्ण हैं और इनसे कम से कम आप अगर कहें तो 7-8 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं। मरुस्थलीकरण और वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन अपक्षय से, तो इन टॉपिक्स को आप बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे और इनको फोकस करते हुए जाएंगे। साथियों, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि हम अपने YouTube चैनल पर आरएस के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको एक अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे और निश्चित रूप से आपके लिए वो उपयोगी सामग्री होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और आप सभी जितनी भी क्लासेज हैं उन सबको अच्छे से पढ़ें, तो निश्चित रूप से आप प्री परीक्षा को आराम से पास कर पाएंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। आगे हम बात करें भारत के भूगोल की, तो भारत के भूगोल के अंतर्गत हमें पर्वत, पठार, मैदान के बारे में पढ़ना है। मानसून तंत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्षा का वितरण कैसा है, प्रमुख नदियां और झीलें कैसी हैं, प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी के बारे में हमें पढ़ना है। प्रमुख खनिजों से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें लोहा, अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक के बारे में हमें पढ़ना है। और अगर ऊर्जा संसाधनों के बारे में बात करें तो ऊर्जा संसाधनों में हमें यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में पूछा जाता है। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से, इनके बारे में पूछा जाएगा। और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रमुख परिवहन गलियारे हैं कौन कौन से हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी के साथ साथ हमें राजस्थान ज्योग्राफी का अध्ययन करना है। देखिए, जब राजस्थान की आरएस की परीक्षा है तो जाहिर सी बात ये बनती है कि जो ज़्यादातर प्रश्न हैं वो राजस्थान की ज्योग्राफी से ही पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत हमें भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ना है, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनते हैं। जलवायु की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे थॉर्नफ्लेट का वर्गीकरण है, कोपेनहेगन का वर्गीकरण है, तो वहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। प्रमुख नदियों एवं झीलों से भी क्वेश्चन बनते हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा से क्वेश्चन बनते हैं। प्रमुख फसल गेहूँ, मक्का, जौ, कपास, गन्ना एवं बाजरा से क्वेश्चन बनते हैं। प्रमुख उद्योग से क्वेश्चन बनते हैं। प्रमुख सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण तकनीकों से प्रश्न बनता है। और जनसंख्या के बारे में हमें पढ़ना है कि राजस्थान के जो जनसंख्या आंकड़े हैं वहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी हमें बार बार याद करते हुए रहना है, जिससे कि आपको वो याद रह जाए। खनिजों के बारे में हम बात करें तो खनिजों से भी 100% क्वेश्चन बनता है। धातु खनिज, इन सभी खनिजों को आप निश्चित रूप से याद करके जाएं, जिससे कि आपके कोई भी प्रश्न गलत ना हो। ऊर्जा संसाधनों से प्रश्न बनता ही बनता है। जैव विविधता, इनका संरक्षण, यहाँ से कम क्वेश्चन बनेगा वैसे तो, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत ये टॉपिक आ जाते हैं, तो वहाँ से प्रश्न बनता है। पर्यटन स्थल एवं पर्पस से क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से हमें ज्योग्राफी के अंतर्गत विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल एवं राजस्थान के भूगोल का अध्ययन करना है। अगर हम बात करें पॉलिटी के बारे में, भारतीय संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली के बारे में, तो भारतीय संविधान के दार्शनिक तत्व, संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं, संविधान का संशोधन के बारे में हमें पढ़ना है। तो संविधान सभा से प्रश्न बनता है, तो संविधान की विशेषताओं से प्रश्न बनता है। प्रमुख संविधान संशोधन क्या है, इनसे प्रश्न बनता है। उद्देश्य का, प्रस्तावना का प्रश्न आना ही आना है। मूल अधिकार का प्रश्न आना ही आना है। नीति निषेध तत्व का प्रश्न आना ही आना है। मूल कर्तव्य का प्रश्न आना ही आना है। यानी आप देख रहे हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इन टॉपिक्स पर आप जरूर ध्यान देके जाएं। आगे हम बात करें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में हमें पढ़ना है। भारत निर्वाचन आयोग से प्रश्न आता है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। कैग नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक से प्रश्न आता है, तो इसके बारे में पढ़ना है।
नीति आयोग से प्रश्न बनता है तो यहाँ से भी पढ़ना है हमें। और केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में हमें पढ़ना है, लोकपाल के बारे में पढ़ना है, केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसके अंतर्गत हमें पढ़ने हैं। संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकार है, राष्ट्रीय एकीकरण किस तरह से हुआ, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो यदि हम सिलेबस का एनालिसिस करते हुए यदि हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें इतना ज्ञान होगा कि भाई हमें पढ़ना क्या है और वास्तव में हमें उसको पढ़कर किस तरह से हमें प्रश्न को करना है। भारत की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद से प्रश्न बनता है ये, और विधानसभा एवं उच्च न्यायालय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे हम बात करें प्रशासनिक व्यवस्था में जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाओं से प्रश्न बनता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य सूचना आयोग से प्रश्न बनते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सबको बड़े ध्यान से और अच्छे ढंग से हमें पढ़ के जाना है, जिससे कि हमारा प्रश्न गलत ना हो। लोक नीति एवं अधिकार से प्रश्न बनता है। लोक नीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र भी हमें पढ़ के जाने हैं। तो साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा है, तो इसका समय पर यदि आप अध्ययन करोगे और अभी से पढ़ाई में जुट जाओगे तो तभी आप इस सिलेबस को अच्छे ढंग से पढ़ पाओगे और पूरा अच्छे ढंग से इसका अध्ययन कर पाओगे। तो आप बिना कुछ समय को गंवाए हुए आप तैयारी में जुट जाएँ और आप अच्छे से इसको तैयारी करें। आगे हम बात करें अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो आर्थिक अवधारणाएँ एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, इकोनॉमिक्स से यदि हम बात करें तो मूल रूप से जितने भी प्रश्न आपके आरएएस परीक्षा में पूछे जाएंगे वो बजट और आर्थिक समीक्षा से पूछे जाएंगे। तो आप मार्केट से बजट और आर्थिक समीक्षा का जो भी आप नोट्स ले सकते हैं या कोई पत्रिका ले सकते हैं, तो उसको लेकर आप उसको अध्ययन करें और निश्चित रूप से आपको उसमें लाभ होगा और वहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें बजट पूछा जाएगा, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी के बारे में, राष्ट्रीय आय, समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान, इसके बारे में पूछा जाएगा। लेखांकन अवधारणा, उपकरण और प्रशासन में उपयोग, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। राजकोषीय मौद्रिक नीतियों के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली के बारे में और ई कॉमर्स के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और मुद्रास्फीति से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर भी हमें पूरा ध्यान देना है कि मुद्रास्फीति क्या होती है और मुद्रास्फीति क्या होती है और महंगाई कब बढ़ती है, महंगाई कब कम होती है। तो इन सभी पहलुओं के बारे में हमें पढ़ना है। आगे हम बात करें, देखिए, आर्थिक विकास एवं आयोजना के बारे में पढ़ना है, जिसमें कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे एवं पहल के बारे में हमें पढ़ना है। प्रमुख सरकारी समस्याओं के बारे में पढ़ना है, सरकार की पहल के बारे में पढ़ना है, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण के बारे में पढ़ना है। आगे हम टॉपिक के बारे में बात करें तो मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ना है और विश्व खुशहाली सूचकांक के बारे में पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। गरीबी एवं बेरोजगारी अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान एवं वर्तमान फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है और आपको निश्चित रूप से यदि मतलब आप हमारे सारी जो क्लासेज हैं उनको देखते रहेंगे तो आरएएस के जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सिलेबस दिया हुआ है उसके अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा, तो निश्चित रूप से उसमें आपको ज़रूर लाभ होगा और बहुत ही कम समय में। देखिए, आप जिन भी क्लासेस को आप देखेंगे तो कम ही समय में आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, तो उनको कम समय में ही आप बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हो और उस ज्ञान के द्वारा आप उसको पता कर सकते हो कि भाई हम कैसे मतलब प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों को आप कम ही समय में मतलब पढ़ सकते हो, तो आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। तो लाभान्वित होने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम बात करें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के बारे में, कमज़ोर वर्गों के लिए क्या प्रावधान है उसके बारे में हमें पढ़ना है। राजस्थान इकोनॉमी में हमें अर्थव्यवस्था, जिसमें राजस्थान की आर्थिक समीक्षा महत्वपूर्ण रहेगी, जैसे अर्थव्यवस्था का बृहद परिदृश्य, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से प्रमुख मुद्दे, समृद्धि, विकास एवं आयोजना, आधारभूत संरचना एवं संसाधन, प्रमुख विकास योजनाएं, राजस्थान राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, निःशक्तजनों, निराश्रितों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, कृषकों एवं श्रमिकों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा क्या योजना चलाई गई, इनके बारे में हमें पढ़ना है। और आगे हम बात करें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में, हमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। तो विज्ञान में जितने भी हमारी क्लासेज होंगी आप उनको देख के जाओगे तो बामुश्किल से ही कोई प्रश्न आपको बाहर मिलेगा। परीक्षा में एज इट इज़ आपको प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप लगातार जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो हम आपकी तैयारी में पूरा सहयोग देंगे।
इसमें कंप्यूटर्स और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है, यानी कि कंप्यूटर ने किस तरह से जीवन को बदला है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह के बारे में पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न बनता है तो इसको हम नोटिस करके जाएंगे और अच्छे से पढ़ के जाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियर से क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी अच्छे से देखना है। आहार एवं पोषण, रक्त समूह और आरएच कारक 100% क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी हमें प्रश्न देख के जाना है। स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक और पशुजन्य रोग इनसे प्रश्न बनता है, तो इसको हमें देखते हुए जाना है। पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं इनके प्रभाव क्या हैं, तो इसके अंतर्गत इकोलॉजी को हमें पढ़ना है। तो उसको अगर इकोलॉजी को हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे ज्योग्राफी के कई सारे क्वेश्चन सही होंगे और राजस्थान जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके भी हमें प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो उसके भी बहुत सारे प्रश्न सही होंगे, जिसके अंतर्गत हमें जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संधारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन राजस्थान के संदर्भ में हमें पढ़ना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में हमें पढ़ना है। तो इस तरीके से हमें साइंस के सिलेबस बड़े ही छोटे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आधुनिक युग से जुड़ा हुआ सिलेबस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो इसको हमें अच्छे से ढंग से अध्ययन करके हुए पढ़ना है। आगे हम बात करें रीजनिंग विषय में, अगर हम बात करें तार्किक विवेचना मानसिक योग्यता में, रीजनिंग में हमें कथन एवं मान्यताओं के बारे में पढ़ना है, कथन एवं तर्क के बारे में, कथन एवं निष्कर्ष के बारे में, कथन कार्रवाई के बारे में, विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता के बारे में हमें पढ़ना है। और आगे हम बात करें मानसिक योग्यता में, जैसे संख्या, अक्षर ज्ञान के बारे में पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ना है, रक्त संबंधों के बारे में पढ़ना है, दिशा ज्ञान के बारे में पढ़ना है, वेन आरेख के बारे में पढ़ना है, दर्पण पानी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है और आकार एवं उपविभाजन के बारे में पढ़ना है। तो रीजनिंग से भी हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। और मैथमेटिक्स से कोई ज़्यादा बड़े प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, नॉर्मल से प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो उनका एक सुपरफिशियली हमें अध्ययन करना है। जैसे अनुपात समानुपात के बारे में हमें पढ़ना है, साझा के बारे में पढ़ना है, प्रतिशत के बारे में पढ़ना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ना है, समतली चित्रों के परमाणु क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है, आंकड़ों का विश्लेषण जिसमें सारणी, दंड आरेख, रेखीय आरेख, पाई चार्ट के बारे में पढ़ना है। पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है और माध्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको भी समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, माध्यिका एवं बहुलक से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रमचय, संचय और प्रायिकता से प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, तो प्रायिकता वाले टॉपिक को भी हमें देख के जाना है। आगे हम बात करें सामाजिक घटनाएं, तो सामाजिक घटनाओं के अंतर्गत हमें देखिए तीनों ही करंट अफेयर्स को देखना है, जैसे राजस्थान करंट अफेयर्स और इंडियन करंट अफेयर्स एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स। तो इसमें राजस्थान, इंडियन एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में हमें पढ़ना है। चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। खेलकूद संबंधी गतिविधियों के बारे में हमें पढ़ना है। तो इस तरीके से राजस्थान का जो सिलेबस है वो कई भागों में बटा हुआ है और जाहिर सी बात है कि जब हमने केवल इतना समय लग गया कि सिलेबस इतना बड़ा है, तो आपको तैयारी करने के लिए समय कम है और लगातार आप तैयारी कीजिए और तैयारी के द्वारा आप अपने सिलेक्शन को निश्चित कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस यूट्यूब चैनल पर जो भी आपको अध्ययन सामग्री प्राप्त होगी, निश्चित रूप से आपकी आईएएस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और आपके लिए लाभकारी रहेगी और आप उसको पढ़कर निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। और आशा करता हूं कि आपको यह सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको ढंग से समझ पाए होंगे और आप अनुमान लगा पाए होंगे कि आपको पढ़ाई में क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, तो उसको आप निश्चित ढंग से अपना एक योजना बना पाएंगे। देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट की अपनी अपनी योजनाएं होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि मैंने बता दिया वही योजना सक्सेसफुल होगी। आपको जैसी आपकी योजना लगती है वैसी ही अपनी कार्य योजना बनाएं और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ये विश्वास रखें और अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, अच्छे मन से पढ़ाई करें। ईश्वर आपको आने वाले जीवन में सफल बनाए। धन्यवाद।